होता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें ये पता हो व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम, दोनों में फर्क क्या है। और फर्क को जानने के लिए इसलिए हमने कहा कि फर्क जानना जरूरी है क्योंकि दोनों के शेयर्स को ट्रीट करने का तरीका अलग है। यानी मिसाल के तौर पे जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स जब बेचे जाते हैं तो इनको हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही सॉल्व कर लेते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स होते हैं इनको हम फाइनल टैक्स रिजीम में लेके जाते हैं। तो इसलिए इनका अलग अलग तरीका है। तो जो तरीका अलग है, रिजीम अलग है, तो फिर पहले ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी। तो अब प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, सबसे पहली बात तो ये कि आप कैपिटल गेन किसको कहते हैं। कैपिटल गेन की दो सूरतें होती है। मैं कोई ऐसी चीज खरीद लेता हूं जो मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्फे से एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कहने का मतलब ये हुआ कोई ऐसी चीज डिस्पोज ऑफ की जब बाय की थी तब वो सस्ती थी, और जब सेल की तो तब वो महंगी हो चुकी थी। तो ये क्या है आपकी शाबाश कैपिटल गेन है। इसका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन है। तो गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर अदर देन द गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स shall be chargeable to tax in the year under capital gain। तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ठीक होगी बात। अब इसमें आप कोई प्लॉट खरीद लेते हैं सस्ता और फिर महंगा बेच देते हैं, कोई शेयर्स खरीद लेते हैं सस्ते और महंगे बेच देते हैं, तो हम इसको कहेंगे ये आपका क्या है? कैपिटल गेन। क्लियर जी? अच्छा, और जो है ये हो गया गेन। अब आ जाते हैं हम किस तरफ? अब हम आ जाते हैं कंपनी की तरफ। एक कमर्शियल बिजनेस को हम कंपनी कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। के हम एक बिजनेस चलाते हैं जिसका मकसद कारोबार कमाना, पैसे बनाना, कमर्शियल एंटरप्राइज है। तो कहते हैं कंपनी एक कानूनी हैसियत की हामिल है, कानूनी हैसियत की हामिल है, जो कि एक ग्रुप ऑफ इंसानों ने, अफराद ने बनाई है। सो टू इंगेज इन ऑपरेट अ बिजनेस, ताकि वो एक कारोबार चला सके एज अ कमर्शियल लॉन्च, कमर्शियल इंटरप्राइज। तो एक कमर्शियल इंटरप्राइज है, कमर्शियल है पैसे कमाना। तो इंसानों ने मिलकर एक ऐसी एंटिटी बनाई हो, नहीं इंसानों ने मिलकर एक ऐसी कानूनी एंटिटी बनाई हो जो जब चले तो पैसा कमाए। दिस इज कॉल्ड कंपनी। नाउ वी थिंक अबाउट द कंपनी। कंपनी के मतलब दो चीजें हैं। एक कंपनी होती है जिसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं और एक कहते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके कमोबेश 50% या ज्यादा शेयर हैं वो गवर्नमेंट के पास, 50 या 50 से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो। अच्छा, गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, फेडरल भी हो सकती है और प्रोविंशियल भी हो सकती है। और ये भी याद रहे कि अगर इसके 50% शेयर इन गवर्नमेंट के पास होंगे, तो दुनिया में 186 के से ज्यादा मुल्क हैं, तो आपके मुल्क की गवर्नमेंट ने नहीं लिए शेयर, दूसरी गवर्नमेंट ने ले लिए, कनाडा ने ले लिए, तब भी वो क्या है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के पहला क्या है? उसके 50% या ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो तो वो पब्लिक कंपनी है। वो शेयर्स चाहे सूबाई हुकूमत के पास हो, चाहे वफाकी हुकूमत के पास हो, या दोनों के पास ना हो, किसी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका उसके पास हो, तब भी ये क्या है? तब भी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोनों सूरतें हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा बच्चों, अब बात आ जाती है इसके ऊपर कि तीसरी सूरत और हो सकती है। एक सब कंपनी है, वो भी पब्लिक कंपनी बन सकती है, लेकिन उसका शर्त यह है कि सब कंपनी पब्लिक कंपनी तब बनेगी अगर उसकी पेरेंट कंपनी के जो है उसके शेयर्स, पेरेंट कंपनी के शेयर्स हैं 100% किसी फॉरेन कंट्री के पास हो, और उस पेरेंट कंपनी ने 50% शेयर इसके खरीदे। यानी समझिए सी कंपनी एक सब कंपनी है, बी कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी, बी कंपनी इसकी मेन या पेरेंट कंपनी। पेरेंट इसलिए है कि इस कंपनी ने उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए। किसके? सी कंपनी के। किसने खरीदे हुए?
बी कंपनी ने, और बी कंपनी के 100% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास, तो फिर सब कंपनी भी क्या बन गई? पब्लिक कंपनी। नाउ वी रिपीट इट, सब कंपनी के 50% शेयर पेरेंट कंपनी के पास है, और पेरेंट कंपनी के जो 100% शेयर है वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, या फॉरेन या लोकल गवर्नमेंट के पास है, तो तब सब कंपनी भी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो शर्त ये रखिए, पेरेंट कंपनी मस्ट बी अ फॉरेन कंपनी, पेरेंट कंपनी हैज अ 100% शेयर होल्ड बाय फॉरेन कंट्री, एंड पेरेंट कंपनी होल्ड 50% शेयर ऑफ द सब कंपनी। तो इसके अंदर जो याद रखना है कि मैं शायद यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि फॉरेन कंपनी की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कौन सी है? फॉरेन, मैं लोकल कह फॉरेन गवर्नमेंट है, इसके साथ फॉरेन लगा भी देते हैं, ये FORING, सही लगाया फॉरेन? ठीक है, हालांकि फॉरेन का मतलब जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी हाँ, तो फॉरेन का मतलब बाहर की कंपनी। तो कहने का मतलब ये, एक सब कंपनी पब्लिक कंपनी डिक्लेयर हो जाएगी अगर उसके 50% शेयर किसी ऐसी कंपनी के पास हो जिसके 100% शेयर किसी बाहर की हुकूमत के पास, तो वो भी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी डिक्लेयर हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और भी है कि वो जरा ख्याल रखना पड़ेगा हमें, कि जैसे फर्ज करें कि जो कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर ऐसी सूरत हाल है कि चाइना के शेयर्स हैं 30%, गवर्नमेंट के हैं 40% और मिस्टर रईद के हैं 30%। अब ये कौन सी कंपनी? ये प्राइवेट कंपनी। किसी भी गवर्नमेंट के पास 50% या उससे ज्यादा डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती। हाँ, एक सूरत है कि चाइना और पाकिस्तान एक मुल्क बन जाए, उसका नाम शीपैक रख दिया जाए, है? तो फिर हो सकता है, वरना अदरवाइज इसका कोई सूरत हाल नहीं। अल्लाह ना करे यार ऐसा हो, हमारे तो देसी कुत्ता को नहीं छोड़ना। अच्छा बच्चों, वो कोरिया वाला जो मोटरवे बनाया ना ये वाला, तो इसके सारे गिर्द में चूहे, बिल्लियां, कुत्ते सब गायब हो गए। कहते तो मुफ्त है, जितना मर्जी खाओ, सारे नहीं। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये कंपनी है रही 10%, चाइना और फेडरल गवर्नमेंट अब पब्लिक है। देखिए ना, अगर ये भी 30 पे आ जाए वही काम, तब भी पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि एक गवर्नमेंट उसके 50 या ज्यादा % शेयर की होल्डर होनी चाहिए। अच्छा, अब बच्चों आ गया आपका ये एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया है सिर्फ याद दहानी के लिए, ताकि आपके जहन में रहे। अब इसको याद रखने के लिए हमने जो तरीकाकार बनाया वो ये बनाया है कि फर्ज करें कि एक बी कंपनी है, उसके 60% शेयर्स हैं वो किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। 30% जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और 20% लेट से एक इंडिविजुअल के पास है। तो हम इसे कहेंगे ये कौन सी कंपनी है? ये पब्लिक कंपनी। सी कंपनी है, उसके 0% शेयर जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है, 51% शेयर जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, और 49% शेयर जो है वो इंडिविजुअल के पास है। तो ये भी कौन सी बन गई? पब्लिक कंपनी बन गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे 30% शेयर जो है वो किसके पास है? फेडरल के पास है, ठीक है जी, और 52% जो है वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, 28% इंडिविजुअल के पास है। अब कौन सी गए? ठीक है जी, क्या है जी? सब कंपनी ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, तब भी ये पब्लिक बन जाएगी। क्यों? जरा गौर कीजिए, 52% शेयर इसके जो है डी कंपनी के, सब कंपनी ऑफ ये ए कंपनी है, और ए कंपनी के जो शेयर हैं वो सारे के सारे किसके पास है? फॉरेन गवर्नमेंट के पास है। तो फिर ये भी पब्लिक हो गए। अच्छा, अब बच्चों मैं कहता हूँ कि 35% ई कंपनी के शेयर किसके पास है? 25% इनके पास है, ठीक है जी, और 40% इंडिविजुअल्स के पास है। तब भी क्या बन गई? ये प्राइवेट। मैंने जान के बोला तब भी ये बन गई प्राइवेट। क्यों? किसी भी गवर्नमेंट के पास डिसेसिव नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, बल्कि यहां तो किसी का पास डिसेसिव नहीं है। क्या हाल? क्लियर जी? तो ये हो गया जी क्या आपकी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। क्लियर जी? अच्छा,
अब इसके अंदर याद रखना है कि एक तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन पब्लिक कंपनी का एक और भी मामला है, और वो ये है कि पब्लिक कंपनी हम उस कंपनी को कह सकते हैं जिसके शेयर्स आजादाना तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये लिस्टेड रहती है थ्रू आउट द ईयर, लिस्टेड थ्रू आउट द ईयर, यानी इवन आखिरी दिन तक भी कोई इलीगेशन नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, लिस्टेड है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इसके शेयर्स आजादाना तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में सेल किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर ये किसी एक दिन के लिए भी इवन फॉर वन डे कोई ऑब्जेक्शन लग गया, इन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की और पूरे 365 दिन में किसी एक दिन ऑब्जेक्शन की वजह से इसे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, तो ये अनलिस्टेड हुई है फॉर वन डे, तब भी ये प्राइवेट हो जाएगी, पब्लिक नहीं कहलाएगी। पूरा 365 दिन साल के रजिस्ट्रेशन, फी, अप टू द मार्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जो रिक्वायरमेंट वो पूरी की है, पूरा साल लिस्टेड रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब पता लगा पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पास हो 50 से ज्यादा, या वो कंपनी के 50% शेयर उस कंपनी के पास हो जो टोटली तौर पर मिल्कियत है एक फॉरेन गवर्नमेंट की, या तीसरी सूरत क्या हो सकती है कि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सारा साल लिस्टेड रहे, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको भी हम पब्लिक कंपनी का नाम दे सकते हैं, रजिस्टर्ड। फ्री मतलब जाहिर है शेयर्स बेचने की आजादी उसी के पास होती है जो वहां लिस्टेड होता है, दूसरे को वहां शेयर्स बेचने की इजाजत नहीं होती। फ्रीली यानी बकायदा अकाउंट, बकायदा उसका अकाउंट क्रिएट किया हो वहां पे और उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन अलाउ हो कि आप उसके शेयर, देखिए इसको हम नाम पब्लिक ही देंगे, उसकी वजह इस पब्लिक कंपनी का इसका मेंट ये होता है कि जो शेयर्स है ना इसके अंदर वो अवाम के हैं, अवाम के। जैसे कोई नई कंपनी खुलती है, लेट से जेयर्स या पीएर्स मिल जाती है, एयरलाइन बन जाती है, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, मैंने आपने हम सब ने खरीदा, हम पब्लिक है, ठीक है, इसलिए वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। ठीक है बात? तो पब्लिक कंपनी की तीसरी कैटेगरी ये हो गई। क्लियर जी? अच्छा, अब पब्लिक कंपनी के ऊपर काफी बात होगी, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी, उसकी क्या डेफिनेशन याद कर ली तो उसको रिवर्स कर दे। ठीक है बात? अच्छा, अब बच्चों हम चलते हैं किस तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसके अंदर ऐसे सवालात हैं कि वहां जाके आपने फंस जाना, तो बेहतर ये है कि मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि सबसे पहली बात यह कि कैपिटल गेन की अभी एक सेक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 37 सेक्शन। 37 सेक्शन में ना इसकी डेफिनेशन जब भी आएगी ना 5 नंबर की आएगी, यानी आम डेफिनेशन 1 या 2 नंबर की आएगी, इसकी जब भी आएगी 5 नंबर की आएगी। इसकी डेफिनेशन लंबी है। आमतौर पर डेफिनेशंस में ये होता है कि ये चीज ही है, जैसे मैंने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन बताई, जैसे मैंने आपको कैपिटल गेन की डेफिनेशन बताई कि एनीथिंग यू बाय एट अ लो प्राइस एंड सोल्ड ऑन अ हाई प्राइस, द डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो वो आपने एक डेफिनेशन लिखी तो वो 1-2 नंबर की होगी। ये अजीब तरह की डेफिनेशन बनाई है, इसके अंदर सबसे पहले ये बताया जाता है कौन सी चीज कैपिटल नहीं होती, गलत फहमी किया लोगों को। सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि इस डेफिनेशन का पहला पार्ट ये कहता है कि स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, इट इज नॉट कैपिटल, इट इज नॉट कैपिटल। इसका मतलब है कि आपकी गली की नुक्कड़ पे जो स्टोर है उस पर पड़ा हुआ दूध और चाय की पत्ती और जो साबुन है, डिटर्जेंट है, वो कैपिटल गेन में नहीं आता, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, ठीक है, दैट इज नॉट अ कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन में नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले चले मैं सबसे पहले कारोबार में ना बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ली जाती है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट की जाती है। ठीक है,
और यहाँ अमोर्टाइजेशन आप इसमें ये कह लीजिए या तो डेप्रिशिएट होती है वक्त के साथ साथ उनकी वक्त वो घिसती हैं, या कभी कभार अमोर्टाइजेशन किस्तों में हम कुछ अदायगियां वगैरह इनकी कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इनको भी आप कैपिटल एसेट डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर डिडक्शन अलाउड होती है। डिडक्शन किस चीज की? जितना इनका चलाने से नुकसान हो रहा है, जितनी टूट फूट हो रही है, उतना पैसा माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कारोबार में वो माल जो बेचने के लिए पड़ा हुआ है, यूं कह लीजिए ना, वो माल जो बेचने के लिए पड़ा हुआ है वो कैपिटल गेन में या कैपिटल एसेट्स में नहीं आता। इसी तरह से हमारा वो जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को बनाने के लिए, मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एसेट नहीं आता, वो तो उसकी इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री को कैपिटल गेन से लिंक नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कारोबार में लगा हुआ कंप्यूटर, उसका सीपीयू जो भी कह लें, ये चीजें अमोर्टाइज होती हैं, इनको भी हम कैपिटल गेन में नहीं डालते, डेप्रिशिएट होती है। अलबत्ता घर में बड़ी चीजें जो होती हैं उनके दो हिस्से कर लिए जाते हैं। एक चीजें वो होती हैं जिनको हम कहते हैं ये मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल्स। कंज्यूमर आर्टिकल्स हैं, ये कंज्यूमेबल्स कह लें। इसके अंदर गाड़ी है, ठीक है, सॉरी गाड़ी मैंने कुछ प्रयोग से भी अच्छी बना दी थी। अच्छा, तो गाड़ी है, ठीक है जी, आजकल बड़े टायरों वाली आ रही शीप टायर की। अच्छा, तो गाड़ी है, चेयर है, टेबल है, ये सारे मूवेबल हैं और ये कंज्यूमर आर्टिकल हैं, ये भी शामिल नहीं होते। तो ये भी शामिल नहीं होंगे, ये भी शामिल नहीं होंगे, ये भी शामिल नहीं होंगे। तो डेफिनेशन में पहला पॉइंट लिखा जाएगा कि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैपिटल एसेट्स। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड and material for production. Second, the assets are tools involved on which amortization, depreciation is involved and deduction is allowed. और तीसरा क्या होगा? घर में पड़े मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल्स को भी आप जो है वो एसेट में शामिल करेंगे। घर में कुछ बड़ी चीजें ऐसी इनको कैपिटल एसेट में शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई कप जीता था, तो वो कप बड़ा यूनिक है और वो दुनिया सारी उसको खरीदना चाहती है, तो ये कप जो है ये कैपिटल एसेट में शामिल। आपके घर में कोई सीनरी लगी हुई है जिसके अंदर वास्को डे गामा जो है अपना ओवरकोट पहने खड़ा है, ये भी कैपिटल एसेट में शामिल है। ये सस्ता खरीदा जाएगा, महंगा बेचा जाएगा। इसी तरह से आपके घर में कोई स्कल्पचर है, यानी कोई मूर्ति है, और वो मूर्ति भी महंगी बिक सकती है, तो इसको भी हम जो है वो क्या कह सकते हैं? कैपिटल एसेट। इसी तरह से आपकी जो वाइफ है, उनके वाइफ नहीं, उनके गले में जो हार है उसको भी हम जो है कैपिटल एसेट कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहले कहा कि गुड्स इन सेल या स्टॉक फॉर सेल इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मटेरियल इज नॉट अ कैपिटल एसेट, similarly tools and equipment used in business on which amortization is allowed, ठीक है, not a capital. Similarly in our households, in our homes, the movable consumer articles like car, like the tables and chairs, these are not the capital. But on the other hand, the valuables like a unique portrait, a cup, a jewelry or a sculpture are included in the list of the head of capital gain. If you sell them, if you buy them and gain something out of it, तो फिर ये आपके कैपिटल गेन में आएगा। ठीक है जी, डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है मलिक रहबर, आप सही कह रहे हैं, उसमें डिडक्शन अलाउ होगी और वो फिर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। अब ये लॉ की जुबान में समझते हैं। लॉ की जुबान ये है कि एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट्स। आपको नजर आ रहा है? एनी स्टॉक इन ट्रेड which are consumable stores or raw material held for purpose of business are not included in capital assets. ये capital asset में include नहीं होंगे। Apple, milk, anything you have stock in trade.
एंड सिमिलरली कंज्यूमेबल स्टोर्स रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जिसको कंज्यूम करके आगे आप गाड़ी बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, लकड़ी वगैरह, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी, किसमें? कैपिटल एसेट। सिमिलरली कैपिटल एसेट में एनी प्रॉपर्टी विद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी अमोर्टाइज होती है, डेप्रिसिएशन होती है, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट्स, क्योंकि इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में। वहां पे हम मशीनें जो चला रहे होते हैं, उनके जो टूट फूट है, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होते हैं, तो जो चीज एक हेड में ट्रीट हो जाती है वो दूसरे हेड में ट्रीट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि इससे हम पैसे नहीं कमाते, नहीं कमाते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट हो रहा है। मटेरियल से कुछ बना के पैसे कमाना, कोई ग्रोसरी वगैरह आर्टिकल बेच के पैसे कमाना, ये उधर ट्रीट हो रहा है, तो इधर भी ट्रीट करें उधर भी करें, तो दो जगह पर टैक्स नहीं लगेगा, तो लिहाजा इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरह ये भी किसमें शामिल नहीं होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में शामिल नहीं होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो खुद कह रहा है कि शामिल। ठीक हो गया बात। अब आखिरी चीज है वो क्या है, ये भी मैंने अच्छी नहीं डिजाइन की, तो फिर मैंने तस्वीरें ढूंढ डाल के लगा दी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को समझाने। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो खातून आपके सामने नजर आ रही है, स्कल्पचर भी आ गया, यानी ये स्कल्पचर भी हो गया, और ये इसके गले में ज्वेलरी भी आ गई, दोनों चीजें एक में ही आ गई, और ये एंटीक आ गया। ये आपके क्या आ गए? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंज्यूमर यूज एंड पर्सनल यूज बाय द पर्सन इज फैमिली डिपेंडेंट, वो कैपिटल में नहीं ला सकते, ये फैमिली डिपेंडेंट। फैमिली डिपेंडेंट क्यों है? भाई वो एक बंदे की चीज थोड़ी होती है, वो तो पूरी फैमिली की चीज होती है, उसको तो बेचना भी मुश्किल है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ पेंटिंग मैंने आपको पिछली स्लाइड में बनाई थी, स्कल्पचर ये नजर आ रहा है आपको, ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, आपने कोई ऐसी ड्राइंग बना दी कि एक घोड़े पे गधा चढ़ा हुआ, तो ये बड़ी महंगी तस्वीर हो जाएगी, जानवर को जानवर से इतना प्यार। अच्छा, तो ड्राइंग और अदर वर्क, तो आर्ट, तो इसकी कीमत है, महंगी है, तो लिहाजा देखिए। अच्छा, ज्वेलरी है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है कि कोई ऐसी किताब है जैसे बाइबल का कोई नुस्खा सामने आ गया है जो आज से कोई कई सौ साल पहले का है, और वो बड़ा मतलब लिखा हुआ है किसी इमरानी जुबान में, तो हम कहते हैं कि यार ये बड़े काम की चीज है, इसको रख लेना चाहिए, जो कि कहीं हमारे फोरफादर्स ने कभी लिखा था। ठीक है, अल्लाह का कलाम। एक पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, पोस्टेज यानी ये टिकटें भी तो बिकती है ना, तो पुरानी टिकट जो है क्या नाम लेते, ऑटोमन एम्पायर की किसी को मिल गई, ठीक है, बिकती है। इसी तरह कॉइन्स है, कॉइन्स बड़े महंगे बिकते हैं, और एंटीक्स। अब ये एंटीक्स है बता क्या रहा है, डेट बता रहा है, वो आप गरीब से यूं देखेंगे तो डेट नजर आ रही है, लेकिन वो कहेगा नहीं यार ये चूंकि इसके ऊपर शहनशाह बाबर देखता था डेट, तो मैं ये वाला जो है ये बड़ा आम है, और ये नूर जहां के दाई तरफ पड़ा होता था, तो ये मैं अपनी बीवी के भी दाई तरफ रखूंगा। तो दिस इज व्हाट, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं इनको हम कहते हैं कि ये सेलेबल। लेकिन इसमें ना कुछ खबरें अच्छी हैं, कुछ खबरें बुरी। अच्छा, ये अब ला की पूरी शक्ल आ गई ना स्लाइड्स के ऊपर। अब इसमें से एक एक आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कितनी दफा आ चुकी है, ये तकरीबन हर 3 अटेम्प्ट में से एक में आई हुई है ऑन एन एवरेज, ठीक है। 3.5 कह लें, 3 कह लें ऑन एन एवरेज, तो ये आती है। इसलिए इस डेफिनेशन में, इस चैप्टर में ये डेफिनेशन ही है, मुझे तो यही लगती है, और तो इसमें अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नजर नहीं आई। बेसिकली बाकी सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी जानदार है। तो इसके अंदर 3 डेफिनेशन है, एक ये वाली है, इसके बाद एक डेफिनेशन आ जाएगी डेरिवेटिव क्या होते हैं, और गालबन सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी और एसेट डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है। यही 2 मैंने देखी है पेपर में, ज्यादा मुझे कोई नजर नहीं आई, ठीक है जी। अच्छा, बाकी न्यूमेरिकल में, यानी वो भी न्यूमेरिकल भी इस तरह से है कि जैसे कोई सवाल वगैरह जो है वो किसी दूसरे सवाल में मर्ज होकर आया हुआ। अच्छा, तो अब बहरहाल यहाँ पे डिस्कस विच एसेट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। देखिए वो कहता है वो नहीं डिस्कस करो जो है, जो कंसीडर नहीं होते। इसी तरह दूसरी टर्म देख लीजिए, तो सवाल के नंबर अगर आप देखेंगे ना तो 5 को नंबर है, बाकी फिर आगे सवाल एक ही तरह से आ रहा था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा कॉपी नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी अहम बात है। अब यहाँ पे ना ये जो खबर है ना, ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, तो मैंने लिखी हुई है, तो ये अच्छी खबर नहीं। मसला ये कि जो प्राइवेट कंपनी के शेयर है वो कैटेगरी 1 में आते हैं, किसमें आते हैं, कैटेगरी 1 में।
अब वो कैटेगरी 1 में आते हैं कौन सी कंपनी के शेयर्स? प्राइवेट, वो सबसे ऊपर लिखे हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। अच्छा, अब उनको जब आप खरीदते हो और बेचते हो तो उस पे आपको जो नफा या नुकसान होता है ये दोनों आपके टैक्स स्टेटमेंट में जाएंगे। क्या जाएंगे? दोनों टैक्स स्टेटमेंट में जाएंगे। यानी व्हाट्स यू हैव अर्न एंड व्हाट यू हैव नॉट अर्न दोनों किस में जाएंगे? टैक्स स्टेटमेंट में जाएंगे। अच्छा, जैसे देखिए यहां आपने 100 रुपए का खरीदा और 98 का खरीदा, 100 का बेचा, तो आपको मुनाफा हुआ, ये टैक्स होगा, ये टैक्स होगा। आपने गेन किया ना। तो देखिए आपने खरीदा था 100 रुपए का, बेचा है, खरीदा 90 का, बेचा 100 का, 2 रुपए बचे, इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं, लॉस हो गया आपको, आपने 98 का बेचा, 100 का खरीदा था, तो डिडक्शन इज अलाउड। यानी डिडक्शन अलाउड का मतलब ये खसारा आप अपने बाकी कारोबारी स्टेटमेंट के अंदर डाल के उसको पूरा कर सकते हैं। यानी फर्ज करें मैंने तनख्वाह से कमाया था, ठीक है, मैंने बिजनेस से कमाया था, लेकिन यहां मुझे ना प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने में नुकसान हो गया, तो मैं नुकसान माइनस करके जो बचेगा उस पर टैक्स होगा। यानी आपको इनकम उतनी रिड्यूस करने की इजाजत है। क्या समझ आई? आपको उतनी इनकम रिड्यूस करने की इजाजत है। तो अब जरा हम आपसे पूछते हैं, अच्छा तुम बेच रहे हो ज्वेलरी, यहां बेच रहे हो पेंटिंग, यानी ये जो दूसरी लिस्ट आपने पूरी पढ़ के है ना, एंटीक, स्टैम्प्स, कॉइन्स वगैरह, अगर तुम ये बेच रहे हो, इसके बेचने में अगर तुम्हें नफा हुआ है तो तुम्हें टैक्स देना है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो तुम इसको एडजस्ट नहीं कर सकोगे। उसकी वजह मैंने ये लिखी है, अल्लाह ने कोई नहीं वजह बताई है, हम खुद ही वजह बना रहे होते हैं साइंसदान बैठ के, यानी टीचर्स। तो हमने वजह ये बताई कि इन चीजों को बेचना एक मार्केटिंग आर्ट है। अगर आप नुकसान हुआ तो ये आपकी कमी है, टैक्स हुकूमत है, टैक्स में हुकूमत ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करे, ठीक है। तो हुकूमत को टैक्स का नुकसान बर्दाश्त करे। तुम्हें बेचना नहीं आता, एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर था, तुमने जाके था भाई ये खरीदोगे, खरीदूंगा, लेना 500, तो जारी बात उसको बेचने का एक तरीका था। एक अच्छी ऑप्शन में जाते जहां मोट स्पोर्ट लेडीज आती और वहां तुम कहते कि एक ऐसा शाहकार जो दिल में मोहब्बत दिखाता है और इंसान को जज्बात से रुलाता है, और ये देखिए कपड़ा हटा के चलो, ये ऐसे ही होता है ना। अच्छा, तो ये बड़ा आर्ट है। मैं ऐसे, अच्छा बच्चों ये क्लियर है, तो इसको आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा।